ऑल राइट, सो हे गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे हो गए। तो यार आज की वीडियो का आप लोगों ने टाइटल और थंबनेल तो देख ही लिया होगा। आज की वीडियो है KTM ड्यूक 250 की फर्स्ट सर्विस की, जो कि 1000 किलोमीटर पे या फिर डेट ऑफ परचेजिंग से 45 डेज़ के बाद होती है। बट 1000 किलोमीटर तो चली नहीं है, 750 किलोमीटर अभी चली है अराउंड, बट 45 डेज़ कंप्लीट हो गए तो हमें सर्विस करवानी है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा और बताऊंगा कि फ़र्स्ट सर्विस कैसे होती है ड्यूक 250 की और उसमें क्या क्या होता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताऊंगा ड्यूक 250 BS6 की फ़र्स्ट सर्विस की कॉस्ट क्या आएगी। बट उससे पहले मैं आप लोगों को इस ब्यूटी के ऑनर से मिलवाता हूँ, जो कि है रोहित, जो मेरा फ्रेंड है। तो रोहित भाई, हाय फ्रेंड्स। तो ये रोहित भाई है जिन्होंने इस ब्यूटी को लिया है। तो हुआ कुछ यूँ था कि रोहित भाई की तरफ से डिलीवरी डेट कंफर्म नहीं थी। तो रोहित भाई बताओ, क्यों डिलीवरी डेट आपने कंफर्म नहीं की थी मुझे। एक्चुअली हुआ यूँ था कि डिलीवरी डेट इसलिए कंफर्म नहीं थी क्योंकि बाइक की शॉर्टेज उस टाइम चल रही थी, दिवाली का टाइम था और बाइक काफ़ी शॉर्ट उसमें आ रही थी। तो हम गए थे 2-3 बार देखने, तो हमारी पसंद का कलर अवेलेबल नहीं था उस टाइम। तो इसी वजह से फिर उन्होंने हमें एक दिन पहले बताया कि आपकी बाइक आ गई है। उसलिए फिर इतनी हबड़ टबड़ में मैं तुमको जब तक मैंने बताया सुबह कि आना है, उस टाइम फिर तुम फ्री नहीं थे। तो यही रीज़न था कि हमारा डिलीवरी वाली हम वीडियो नहीं बना पाए। पर कोई दिक्कत नहीं है, आज हम इसकी सर्विस की वीडियो बनाएंगे और आपको दिखाएंगे कि इसका एस्टिमेट कॉस्ट क्या आता है। तो यही हुआ था कि इन्होंने सडनली मुझे कॉल किया और जब रोहित का कॉल आया तो मैं उस दिन बिल्कुल भी फ्री नहीं था। और यही कारण है कि रोहित भाई इतना नाराज़ हो गए मेरे से कि इन्होंने अभी तक मुझे पार्टी भी नहीं दी इसकी। भाई कोई नहीं, पार्टी जल्दी मिलेगी, सर्विस होने तो आज ही चलते हैं हम पार्टी। खैर, जोक्स अपार्ट, वो दिन बहुत ही स्पेशल होता है एक ऐसे इंसान के लिए जिसने उस ड्रीम को अचीव करने के लिए बहुत मेहनत करी हो, रात दिन मेहनत करी हो और उसके लिए पैसे जोड़े हो। तो जैसे कि मेरी स्ट्रगल स्टोरी थी, वैसी भाई की भी है। ज़रा भाई से जानते हैं कि भाई को कैसे स्ट्रगल फेस करना पड़ा आपको इस ड्रीम को अचीव करने के लिए। मेरा स्ट्रगल तो इतना लंबा था कि मेरे को पूरे 2 साल इंतज़ार करना पड़ा इस बाइक के लिए। सबसे पहले तो मुझे फैमिली को कन्विंस करना पड़ा। वो बार बार कहते हैं इतनी महंगी बाइक है, इतनी महंगी बाइक है, इससे अच्छा तो तू गाड़ी ले ले। गाड़ी को छोड़ो, उसके बाद जब बाइक को लेने गए तो लास्ट 2 ईयर पहले की बात है, जब हम गए तो उस टाइम हमने सुजुकी देखी, सुजुकी जिक्सर को हमने फाइनल किया था। फिर कुछ रीजंस की वजह से हमने उसको ड्रॉप कर दिया। फिर हमने सोचा न्यू ईयर पे लेंगे। न्यू ईयर आते आते हमने सोचा कि अप्रैल में मेरा बर्थडे आएगा, बर्थडे पे लेंगे। बर्थडे पे कोरोना वायरस ने अपनी दस्तक दे दी इंडिया में अच्छे से, तो सब लॉकडाउन हो गया। उसके बाद वो खिंचते खिंचते अब जाके दिवाली पे आई है। दिवाली पे भी आते थे, घर वाले कह रहे कभी, पहले मेरा RC का प्लान था। फिर RC के लिए तुम देख सकते हो भाई की बाइक पीछे खड़ी हुई है, उसमें पिलियन को बिठाने में कितनी दिक्कत होती है। और स्पेशली अगर मम्मी की बात की जाए तो मम्मी को उस पर बिठाने में बहुत दिक्कत होगी। तो माँ के लिए तो कुछ भी है। फिर इसी वजह से हमने डिसाइड किया कि हम ड्यूक लेंगे और फिर हमने ड्यूक लिया आज। ओके, तो यार एक कस्टमर फीडबैक भी है रोहित भाई के तरफ से KTM के लिए। तो रोहित भाई ने जैसे मेरे को बताया कि जिस दिन इन्होंने डिलीवरी ली वहाँ से, तो वहाँ का जो वाक़या था, वहाँ जो भी हुआ था, वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि हाँ कि किसी ने स्पेशल फील हो, KTM ड्यूक 250 ली है, कुछ स्पेशल हो। तो भाई ज़रा एक बार बताओ, ये बिल्कुल भी मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था उनका जो ये रवैया था। यार मतलब एक ये चीज़ होती है कि KTM पे आप जा रहे हो, एक प्रीमियम बाइक के लिए जा रहे हो, 2.5 लाख रुपीज़ खर्च कर रहे हो उस बाइक पर, और आपको शोरूम से इतनी गंदी फीडबैक मिले। एक तो उन लोगों की कोई ज़ुबान नहीं है, बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। बोल देते हैं आपको गाड़ी इतने की पड़ेगी, इतने की नहीं पड़ेगी। और गाड़ी के अंदर जो जीरो डेप्थ होता है उसमें भी हेरा फेरी करते हैं। पहले बोल देते हैं इसके साथ है, फिर बोलते हैं इसके साथ नहीं है। मेन तो है उनके KTM लाजपत नगर की बात कर रहा हूँ अभी मैं इस टाइम। अगर आप उनके शोरूम में जाएंगे तो आप देखेंगे वहाँ पे कोई भी फैसिलिटी नहीं है। छोटा सा शोरूम है, उसके अंदर 4 बंदे घुस जाएँ, ये तक नहीं है कि पानी पूछ ले बंदे को जाने के लिए कि आप एक इतने महंगे शोरूम में आए हो गाड़ी खरीदने के लिए, और वहाँ पर पानी भी पूछा जाए। दूसरी चीज़ ये है, जब आप डिलीवरी के लिए जाओगे तो आपको गाड़ी दिखाएंगे क्या, निकाल के बाहर शोरूम का खड़ी कर देंगे कि ले जाओ। अब सीधी सी बात है, इतनी अच्छी गाड़ी ली है, एटलीस्ट थोड़ा सा स्पेशल फील कराओ बंदे को कि बंदे ने गाड़ी ली है। ऑब्वियस सी बात है, कोई अगर 2.5 लाख 3 लाख रुपए खर्च कर रहा है तो फ़र्ज़ बनता है उनका कि वो कुछ स्पेशल करे। और जैसा भाई ने बताया कि उन्होंने एक फ़ोटो खिंचवाई चाबी देते हुए और वो लेकर अंदर चले गए और बाइक खड़ी कर दी बाहर और बोल दिया कि जाओ। तो मुझे बिल्कुल भी ये सही नहीं लगा और ऐसा नहीं होना चाहिए। पता नहीं उन्होंने बाइक देते वक्त तो ऐसा किया, तो अब सर्विस के टाइम पे कैसा रहेगा देखते हैं, ये भी कैसा रहता है वहाँ का एक्सपीरियंस। तो अब डायरेक्ट चलते हैं सर्विस सेंटर और चल के आपको दिखाते हैं KTM ड्यूक 250 BS6 की फ़र्स्ट सर्विस।
तो चलो डायरेक्ट वहीं पर मिलते हैं। The next day. तो यार अभी जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो नेक्स्ट डे कर रहा हूँ। अब आप लोग कहोगे कि सर्विस की वीडियो कहाँ है, तो भाई मैं आप लोगों को बताऊँ कि कल का पूरा दिन KTM वालों ने स्पॉइल कर दिया। अब हुआ क्या कि कल का सीन बिल्कुल शॉर्टेड था जैसे, और मैंने और रोहित ने डिसाइड किया था। हमने सोचा था 10 बजे हम KTM ओखला वर्कशॉप पहुँचेंगे और वहाँ पर 2-3 घंटे हमें ज़्यादा से ज़्यादा लगेंगे सर्विस करवाने में, यानी कि हम 12-1 बजे तक फ्री हो जाएंगे और वहाँ से आके मैं नींद भी ले लूँगा थोड़ी सी, क्योंकि मैं सोया नहीं था। बट जब हम वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ के हालात बिल्कुल मुख्तलिफ थे हमारी सोच से। जब हम वहाँ पर पहुँचे तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि वहाँ था क्या। मैं पहली बार KTM के वर्कशॉप में विज़िट किया था मैंने, और मुझे वहाँ पर जाने के बाद बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि वो किसी प्रीमियम ब्रांड का वर्कशॉप है। वहाँ पर जाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, वो कोई खंडहर है। बट ऐसा था नहीं, वो KTM का वर्कशॉप था जो लीडिंग ब्रांड कहा जाता है। और बट ये मैटर नहीं करता कि वो बिल्डिंग कैसी थी कैसी नहीं, क्योंकि KTM का जो शोरूम्स है, KTM के जो शोरूम्स है वो तो काफ़ी प्रीमियम है। बट मैं वहाँ के बारे में भी आप लोगों को बताऊँगा कि वहाँ कैसे मिसकम्युनिकेट किया जाता है लोगों को। और जब हम वहाँ पर पहुँचे तो फिर वहाँ पर जो हालात थे वो बिल्कुल मुख्तलिफ थे हमारे सोच से। तो हमने फिर वहाँ पर जब इतनी भीड़ देखी और ऐसे वहाँ के जो लोग वहाँ पर कंप्लेंट कर रहे थे वो हमने सुना, तो फिर मैंने वहाँ के मैनेजर से बात करी वहाँ पर वीडियो बनाने के लिए। तो उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया और उन्होंने जो एक्सक्यूज़ेस दिए वो बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं थे। बट उन्होंने जितने एक्सक्यूज़ेस दिए उनमें से एक बात निकल के जो सामने आई वो यही थी कि मुझसे पहले किसी और यूट्यूबर ने वहाँ पर वीडियो बनाई थी और वहाँ पर उस यूट्यूबर ने इनका फीडबैक जो दिया वो पॉजिटिव नहीं था, जिसके वजह से इनकी डेफिनेटली फजीयत हुई होगी। इस वजह से ये हमें भी वीडियो रिकॉर्ड करने नहीं दे रहे थे। इनको पता है कि इनकी सर्विस कैसी है और दोबारा इनकी फजीयत होगी, इसीलिए इन्होंने हमें वीडियो रिकॉर्ड करने से मना कर दिया। देन रोहित ने फिर कीर्ति नगर KTM वर्कशॉप में कांटेक्ट किया। फिर वहाँ के रिसेप्शनिस्ट से हमारी बात हुई तो उसने विदाउट एनी हेजिटेशन कहा कि सर आप यहाँ वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, आप आ जाइए। और फिर हम वहाँ से 20-22 किलोमीटर दूर हम वहाँ पर वर्कशॉप में पहुँचे। फिर वहाँ पर जो हमें नंबर मिला वो 121 था, जिसमें पूरा दिन निकल जाने वाला था। ट्रस्ट मी गाइस, फ्राइडे पूरी नाइट ऑफिस में बिताने के बाद सैटरडे में 2-3 घंटे ही दिन में सो पाया था, और फिर सैटरडे फिर मैंने पूरी नाइट ऑफिस में भी बिताई। और फिर संडे जब मेरे को सोना था तब मैं KTM के वर्कशॉप में गया था, जहां आधे घंटे के सर्विस के लिए उन्होंने हमारा पूरा दिन बर्बाद कर दिया। बर्बाद मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि फिर मुझे संडे नाइट ऑफिस ही जाना पड़ा और फिर पूरी संडे नाइट मैं जगा हूँ और फिर आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और इतना सेक्रीफाइस करने के बाद जब आप लोगों को पता चले कि आपका पूरा दिन बर्बाद हुआ है, बर्बाद इसलिए हुआ है क्योंकि वहाँ जो आपको बोला गया था वो मिसकम्युनिकेट किया गया था, तब आपका रिएक्शन क्या होगा। तब मैंने वहाँ के मैनेजर से बात करी और उनको बताया कि आपके रिसेप्शनिस्ट ने हमें अलाउ किया था कि हम यहाँ पर सर्विस वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, इस वजह से हम यहाँ 22 किलोमीटर दूर ट्रैवल करके यहाँ पर सर्विस के लिए आए हैं। और जब हमारा पूरा दिन यहाँ पर निकल गया तब हमें पता चल रहा है कि हम यहाँ पर वीडियो शूट नहीं कर सकते। और जिसके बाद फिर मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने आपके पास भेजा है कि आप मैनेजर से जाके मिलिए। तो उसके बाद आप जानते हो कि मैनेजर का रिप्लाई क्या था। वो कहता है कि जिसने आपको मेरे पास भेजा है आप उसे बुला कर लाइए, और जिस रिसेप्शनिस्ट ने आपको कमिट किया है आप उससे जाके बोलिए। तो यार मतलब इस चीज़ को, उसका जो बोलने का टोन था ना, वो तो मैं क्या ही आप लोगों को बताऊं कि कितना नेगेटिव था। आखिर मैं ये सुनने के बाद मैं ये सोच रहा था आखिर उसको मैनेजर बनाया किसने है। लिटरली यार वो बंदा मेरे से बात करने के लायक नहीं था, इसलिए मैंने उसके बाद कोई भी बात उससे नहीं करी। और आप ही बताओ यार, एक मैनेजर का काम क्या होता है। अगर उसके किसी एम्प्लॉय ने कोई गलती करी है या फिर मिसकम्युनिकेट किया है कस्टमर के साथ, तो उसका फ़र्ज़ बनता है कि वो बीच में आए, अपोलोजाइज़ करे कस्टमर से और फिर उसका कोई दूसरा रास्ता निकाले। लेकिन नहीं, KTM में काम करने वाले तो अपना अलग ही हवा में है। वो कहते हैं ना यार कि आप किसी बंदे को औकात से ज़्यादा मिल जाए तो वो अपनी औकात भूल ही जाता है, जैसे कि रानू मंडल या फिर बाबा कांता प्रसाद। और अब ये मैनेजर, यार इसको मैनेजर बनाया कैसे, मैं तो ये सोच रहा हूँ। इसके अंदर मैनेजर वाली कोई क्वालिटी नज़र ही नहीं आई।
पर भाई बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। फिर रोहित ने जब उससे बात करी तो उसने रोहित से कहा कि हमारे यहाँ पहले बहुत सारे यूट्यूबर्स आते थे, सब यहाँ पर वीडियो बनाते थे, पर यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ कि फिर हमने सबको मना कर दिया और अब कुछ ही यूट्यूबर्स हैं जिनको हम अलाउ करते हैं यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। बट आपका कौन सा चैनल है, आप अपना चैनल दिखाओ। जिसके बाद वो कहता है कि जेस फिल्म्स को जानते हो, वो इंडिया का सेकेंड ट्रेंडिंग यूट्यूबर है और वो मेरा दोस्त है और मेरे यहाँ बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स आया करते हैं। और यार मेरे समझ में नहीं आता ये छोटा यूट्यूबर बड़ा यूट्यूबर क्या होता है। आज मुझे इस चैनल पे काम करते हुए अभी 1 साल भी नहीं हुए हैं। मुझे जॉब से फुर्सत मिलती है तब मैं जाके यूट्यूब करता हूँ। और जो आज मिलियंस में स्टैंड कर रहे हैं ना चैनल, उन्होंने अपने लाइफ के 3-3, 4-4, 5-5 साल दे दिए यूट्यूब को, तब आज वो मिलियन में है। तो चलो मान लिया कि हमारा चैनल अभी बड़ा नहीं है, मिलियंस में सब्सक्राइबर नहीं है, तो क्या यही वजह थी कि आपने हमें वीडियो रिकॉर्ड करने से वहाँ पर मना किया? नहीं, वजह ये नहीं थी, वजह कुछ और थी। आपने कहा कि आप एक ब्लैंक पेपर पे हमें रिटर्न में दे दीजिए कि आप हमारे बारे में गलत फीडबैक नहीं देंगे तो आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। और सुन भाई, अगर तुम ये पैसे दे के भी मुझसे ये कहते ना कि मैं आपके बारे में वो बोलूँ जो आप बुलवाना चाहते हो, तो मैं ये नहीं करता। और ये नेगेटिव और पॉजिटिव तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसी सर्विस दे रहे हो कस्टमर को। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप अच्छी सर्विस दोगे कस्टमर्स को तो आपके बारे में नेगेटिव फीडबैक जाएगा ही नहीं। और अगर आप अच्छी सर्विस ही नहीं दोगे कस्टमर्स को तो आपके बारे में पॉजिटिव फीडबैक दे कैसे? और चलो मैंने मान लिया कि अगर आपके बारे में पॉजिटिव फीडबैक दे भी दिया, तो अगर YouTube फैमिली मेम्बर हमारे जब आपके सर्विस सेंटर में विज़िट करें और जब उन्हें पता चले कि जो हमने बताया है वैसा बिल्कुल भी नहीं है आपके सर्विस सेंटर में, तो फिर उनका ट्रस्ट हम पे क्या रह जाएगा? तो हम अपने YouTube फैमिली मेम्बर से झूठ क्यों बोलें? खैर बातें तो और भी हैं, लेकिन अब मैं आप लोगों को बताता हूँ इनकी सर्विस के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं इनके जॉब शीट या जॉब कार्ड से, जो कि कहीं से भी मुझे जॉब शीट या जॉब कार्ड नहीं लगा। हाँ, इसके लिए बेहतर एग्जांपल ये रहेगा कि जिस पे आप लोगों ने देखा होगा चंदा काटते हैं ना, जो रसीद देते हैं, ऐसे पेपर पे ये लोग जॉब शीट या जॉब कार्ड बनाते हैं। तो भाई अगर आप लोगों को नहीं पता कि जॉब शीट या जॉब कार्ड कैसा होता है तो आप मेरे यामाहा वाली वीडियोस देखो, उसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जॉब कार्ड या जॉब शीट कैसी होती है। और ट्रस्ट में गाइज, मैं अपने फ्रेंड के साथ गया था हीरो के वर्कशॉप में और वहाँ की व्यवस्था भी यहाँ से बहुत ज़्यादा अच्छी थी। और मुझे क्या, आपको भी यहाँ पर जाने के बाद ऐसा नहीं लगेगा कि आप एक प्रीमियम और लीडिंग ब्रांड के वर्कशॉप में आए हुए हो। और यार झूठ बोलना तो ऐसा लगता है जैसे इनकी प्राथमिकता है, बिना झूठ बोले ये रह ही नहीं सकते। अगर आप जॉब शीट बना रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि ड्यूक 250 में कितना इंजन ऑयल डलता है और कितने का इंजन ऑयल डलता है। पहले आप बोलते हो कि 910 रुपये का इंजन ऑयल है। जब रोहित ने उससे कहा कि नहीं 910 रुपये का नहीं है, 1400-1500 रुपये के आसपास का इसका इंजन ऑयल है, तो रोहित से कहता है वो कि आप ही बता दो कि फ़र्स्ट सर्विस कैसे होती है और फर्स्ट सर्विस में क्या क्या होता है। जब रोहित ने कहा कि नहीं मैंने यूट्यूब पे देखा है कि इसका इंजन ऑयल 1400-1500 रुपये के आसपास का है, तो ये कहता है कि नहीं, यूट्यूबर्स थोड़ा ना करते हैं सर्विस, हम करते हैं सर्विस, हमें पता है कि 910 रुपये का है। और जब बिल आता है तो हमने देखा उसमें 1437 रुपये इंजन ऑयल के थे। जब हमने क्वेश्चन रेज़ किया तो वो कहते हैं कि सर ये तो 1 लीटर का प्राइस है 910 रुपये। और पहली बात तो ये, जब आप जॉब कार्ड बना रहे हो तो आपको पता है कि ये बाइक फ़र्स्ट सर्विस के लिए आई है और आपको पता होना चाहिए कि फ़र्स्ट सर्विस में पूरा इंजन ऑयल निकाला जाता है और फिर पूरा इंजन ऑयल डाला जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि पूरा इंजन ऑयल कितने का है और कितने का नहीं है और कितना डलता है। और आप अगर चलो मान लिया कि आपसे अगर गलती हो भी गई तो, और जब सामने वाला आपको करेक्ट कर रहा है तो आप उससे आर्ग्यू कर रहे हो कि नहीं ऐसा नहीं है, और फिर आप कहते हो कि नहीं हमने आपको 1 लीटर का प्राइस बताया था। अरे भाई आपने 1 लीटर का प्राइस क्यों बताया था हमें? हम आपके पास टॉपअप करवाने थोड़ा ना आए थे कि आप हमें आधे लीटर का 1 लीटर का प्राइस बता रहे हो। हमें टॉपअप नहीं करवाना था, हमें सर्विस करवानी थी, पूरा इंजन ऑयल निकाल के फिर पूरा ही फिल करना था, और फिर उसके बाद भी आप आर्ग्यू कर रहे हो। और यार ये इतने लीचड़ किस्म के इंसान है कि मैं आपको क्या बताऊं। बाइक साफ़ करने के कपड़े के लिए और बाइक पॉलिश करने के स्पंज के लिए इन्होंने 88.50 पैसा चार्ज किए हैं, और इन्होंने यूज़ वही पुराना कपड़ा किया है और बाइक साफ़ करने के लिए, और स्पंज वही यूज़ किया है जिससे आज 120 गाड़ियों को पहले ये पॉलिश कर चुके होंगे, और उसी से ही इन्होंने हमारी बाइक भी पॉलिश करी है। यानी कि करीब 90 रुपये इन्होंने मुफ्त के लिए हैं। KTM वर्कशॉप वालों ने तो खुली लूट मचा रखी है। फर्स्ट सर्विस ड्यूक 250 की 2177 रुपये की हुई है।
ऐसा नहीं है कि 2.5-3 लाख रुपए खर्च करने वाला इंसान 2177 रुपये पहली सर्विस पे खर्च नहीं कर सकता है, लेकिन बशर्त है कि इनकी सर्विस तो उस लायक हो। सर्विस भी उस लायक नहीं है, ना इनके एम्प्लॉय उस लायक हैं। पता नहीं क्या कर रखा है इन लोगों ने। ना इनको कस्टमर सेटिस्फेक्शन से कोई मतलब है, ना इनको कस्टमर से बात करने की तमीज़ और तहजीब है। झूठ बोलना, मिसकम्युनिकेट करना, कस्टमर को परेशान करना और उन्हें लूटना तो इनकी प्राथमिकता हो गई है। और अब कुछ लोग आके कमेंट बॉक्स में ये कमेंट कहेंगे कि भाई ज़रूर तो KTM को हेट करता होगा इसलिए इतना कुछ कह रहा है, तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। KTM तो मेरे को बहुत पसंद है और ख़ासकर RC सीरीज़ तो मेरी फेवरेट है। यार आप ही लोग बताओ, जब हम 10,000 का मोबाइल लेने जाते हैं ना, तो हम ये सबसे पहले पूछते हैं कि इसके सर्विस सेंटर्स कहाँ हैं, और हम आपस में भी बात करते हैं कि इसकी सर्विस कैसी है कैसी नहीं है। तो यार आप ही लोग बताओ, जो इंसान 2.5-3 लाख रुपए खर्च करेगा, क्या उसको सर्विस से मतलब नहीं रहेगा? बिल्कुल रहेगा यार, और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ ब्रांड गलत नहीं है और ना ही उसके प्रोडक्ट गलत है, यहाँ वो लोग गलत है जिसको उन्होंने डीलरशिप दी हुई है। वो इस बात से हवा में है क्योंकि KTM नाम से बिकता है, और अगर बाइक बिकेगी तो सर्विस के लिए तो आएगी ही, और जब सर्विस के लिए आएगी ही तो फिर उन्हें कुछ इम्प्रूव करने की ज़रूरत ही क्या है। जैसे चल रहा है चलने दो उनको। इसीलिए ना कस्टमर सेटिस्फेक्शन से कोई मतलब है, ना ही अपनी सर्विस से कोई मतलब है, क्योंकि बाइक तो बिक ही रही है। बाइक बिक रही है तो सर्विस के लिए आ ही रही है, इसीलिए ये इतने हवा में है। KTM के नाम का भरपूर यूज़ सिर्फ वर्कशॉप वाले ही नहीं कर रहे, बल्कि शोरूम वाले भी खूब कर रहे हैं। यार माना कि आप एक मशीन बेच रहे हो, लेकिन उस मशीन के साथ उसको ख़रीदने वाले की फीलिंग्स जुड़ी होती हैं। वो कईयों की ड्रीम बाइक होती है, और उस ड्रीम के लिए उन्होंने दिन रात एक करके मेहनत की होती है, पैसे जोड़े होते हैं। लेकिन वो पैसे जब आपके पास आ जाते हैं तो आप उनकी फीलिंग की कोई कदर ही नहीं करते। आप सिर्फ अपने ब्रांड प्रमोशन के लिए, आप अपने शोरूम के प्रमोशन के लिए उनके साथ एक बड़ी सी चाबी के साथ फ़ोटो खिंचवा लेते हैं, और उसके बाद उनकी बाइक लाके आप रोड पे खड़ी कर देते हैं, और आप कहते हैं कि सर अब आप जा सकते हैं, क्योंकि पैसे तो अब हमारे पास आ चुके हैं, तो अब आपकी क्या ज़रूरत, अब आप जा सकते हैं। और मोस्टली जो मैंने कंप्लेंट सुनी है वो लाजपत नगर शोरूम के बारे में ही सुनी है, और इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है क्योंकि जो मेरे नोन हैं उन्होंने वहीं से बाइक परचेज़ की है और उन्होंने मेरे को वहाँ के बारे में बताया है। बाकी शोरूम्स का मुझे पता नहीं है, बट हाँ मैंने एक दिन में 2 सर्विस सेंटर ज़रूर विज़िट कर लिए, और दोनों का बहुत बुरा हाल है। मैंने आप लोगों को बता दिया है कि क्या हाल है वहाँ पे। और अगर कभी ये इस वीडियो को कोई रिस्पॉन्सिबल इंसान अगर देखे तो इस फीडबैक को फीड फॉरवर्ड में कन्वर्ट करे, जब भी कुछ हो सकता है, वरना बहुत बुरा हाल कर रखा है इन लोगों ने सर्विस सेंटर का और शोरूम का। बाकी यार इस वीडियो में लाइक सब्सक्राइब फॉलो करने के लिए नहीं बोलूँगा, बट इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और ख़ासकर उसके साथ ज़रूर शेयर करना जो KTM प्लान कर रहा हो। और अगर आप KTM की कोई भी बाइक ऑन करते हैं तो आप अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताना कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा KTM वर्कशॉप के साथ, KTM शोरूम के साथ। तो ये थी आज की वीडियो, और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।